28 मार्च को म्यांमार में 7.7 मैग्नीट्यूड का एक खौफनाक जलजला देखा गया। ये इतना शदीद था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चंद ही सेकंड में जमीन पर गिरने लगी। ये सिर्फ एक जलजला नहीं था बल्कि इसके साथ साथ कई छोटे बड़े अर्थक्वेक्स देखने को मिले। 2 अप्रैल तक सिर्फ 5 दिनों में 264 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से कुछ 5.9 मैग्नीट्यूड के थे। इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि थाईलैंड ने भी 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया। इसके अलावा चाइना, बांग्लादेश, इंडिया और कंबोडिया में भी इस अर्थक्वेक्स के शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। म्यांमार में कई इमारतें और घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 3000 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और 4500 के करीब जख्मी हैं। आइए जानते हैं इतने डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक के आने की वजह क्या है, ये जलजले आते ही क्यों हैं और कौन से ऐसे मुल्क हैं जिनको इन जलजलों से सबसे ज्यादा खतरा है। 28 मार्च 2025 म्यांमार और थाईलैंड में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे कि अचानक से 12:50 पर आता है एक खौफनाक जलजला, जिसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि काफी सारे लोगों को इतना टाइम भी ना मिल सका कि वो किसी सेफ जगह पर पहुंच जाएं। स्काईराइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग नीचे की तरफ भागने लगे, जिससे बिल्डिंग्स और स्टेयर्स में इतनी भीड़ जमा हो गई कि किसी के लिए भी निकलना बहुत मुश्किल था। सिर्फ 90 सेकंड में बहुत बड़ी तबाही देखने को मिली। कई जगह पर जमीन गहरी दरारों की वजह से फट गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नीचे गिरने लगी। इस 7.7 मैग्नीट्यूड के जलजले के खत्म होने के बाद रेस्क्यू मिशन शुरू किया जाता है, लेकिन ठीक 12 मिनट बाद 6.4 मैग्नीट्यूड का एक खौफनाक आफ्टर शॉक आया। कुछ बिल्डिंग्स जो पहले गिरने से बच गई थी वो इस आफ्टर शॉक की वजह से गिर जाती हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ और बहुत सारे लोग मलबे में दब गए। इस जलजले का एपिसेंटर यानी मरकज मंडाले शहर था। ये म्यांमार का दूसरा बड़ा शहर है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन इसी एरिया में हुई। मंडाले यूनिवर्सिटी की कुछ बिल्डिंग्स गिर गईं और कुछ में आग लग गई, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स जो उस वक्त वहां मौजूद थे वो फंस गए। इसके अलावा इस शहर की रिलीजियस हिस्टोरिकल प्लेस मैसोइन मोनेस्ट्री की भी मेन बिल्डिंग गिर गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। इसी वक्त में 7.7 मैग्नीट्यूड का जलजला थाईलैंड में भी आया, जिससे ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 33 मंजिला स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग जो कि अभी जेरे तामीर थी वो इस जलजले में गिर जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी के बादल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसके आसपास लोग तेजी से जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। 29 वर्कर्स जो यहाँ काम कर रहे थे फौरन मारे जाते हैं और 33 के करीब जख्मी हुए, जबकि 73 अफराद अभी तक मिसिंग हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। बेसिकली म्यांमार और थाईलैंड में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसे कानून मौजूद नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। 2 अप्रैल तक म्यांमार में 264 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। ये सिर्फ 5 दिन के अंदर आए। इन सारे आफ्टर शॉक्स में चंद एक के अलावा बाकी सब का मैग्नीट्यूड बहुत कम था। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जब जलजला आता है तो जमीन की लेयर्स अपनी जगह से हिल जाती हैं और इस न्यू स्ट्रक्चर में एडजस्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से आफ्टर शॉक्स आते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, ये क्यों मूव करती हैं, इसकी बात हम वीडियो में आगे चलकर करेंगे। अब बात करते हैं जलजले के शॉक्स इतनी दूर तक क्यों गए। जब कहीं भी जलजला आता है तो इसकी एक मखसूस डेप्थ होती है। अगर जलजलों की डेप्थ जमीन के नीचे 300 किलोमीटर या इससे ज्यादा हो तो इन्हें डीप अर्थक्वेक्स कहते हैं, जबकि 0 to 70 किलोमीटर डेप्थ वाले जलजले शैलो अर्थक्वेक्स कहलाते हैं। जलजले की जमीन के नीचे जितनी गहराई होगी उतना ही इम्पैक्ट जमीन के ऊपर कम होगा, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड 8+ है तो क्या, तो ज्यादा गहराई होने के बावजूद भी जमीन पर अच्छा खासा इम्पैक्ट महसूस किया जा सकता है। थाईलैंड और म्यांमार में आने वाले जलजले की डेप्थ 10 किलोमीटर थी और मैग्नीट्यूड 7.7, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस कदर खौफनाक डिजास्टर था। कम डेप्थ और ज्यादा मैग्नीट्यूड, इसी की वजह से ये इतना ज्यादा नुकसान हुआ और यही वजह है कि इसके शॉक्स चाइना, कंबोडिया, बांग्लादेश और इंडिया तक महसूस किए गए। जैसा
कि वीडियो में हमने ऊपर बात की थी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। स्क्रीन पर जो आप नक्शा देख रहे हैं ये है दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स आखिर होती क्या हैं? ये जमीन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो अर्थ के क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनती है। जमीन के कोर में मौजूद जो हीट जनरेट हो रही है इसी की वजह से कन्वेक्शन करंट्स निकलते हैं और इसी करंट की वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता हिलती रहती हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये 2 से 6 इंच ही मूव करती हैं पूरे साल में, जो कि तकरीबन ना होने के बराबर मूवमेंट है। लेकिन अगर इसे लॉन्गर पीरियड में देखा जाए तो ये छोटी छोटी मूवमेंट्स भी अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। इसी मूवमेंट के दौरान जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक्स आते हैं। इन 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में से पैसिफिक प्लेट की एक खास बात है, इस प्लेट में सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है और इसी पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसकी रीजन बहुत क्लियर है क्योंकि दुनिया में 90% ज़लज़ले इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं और साथ ही साथ 75% एक्टिव वॉल्केनोज भी इसी एरिया में देखने को मिलते हैं। एक सर्टेन लेवल तक यही चीज बाकी दूसरी प्लेट्स पर भी एप्लीकेबल है। दुनिया के वो मुल्क जो किसी भी टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर मौजूद हैं, इन कंट्रीज में अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो कंट्रीज टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान में लोकेटेड हैं, वहां बहुत ही कम अर्थक्वेक्स आते हैं। मिसाल के तौर पर आपने शायद ही कभी सुना हो कि ऑस्ट्रेलिया, रशिया या यूरोप के रीजन में कोई अर्थक्वेक आया हो। ऐसा नहीं है कि वहां कभी कोई जलजला आता ही नहीं, लेकिन चूंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान में मौजूद हैं तो वहां अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और अगर आते भी हैं तो इतने खतरनाक नहीं होते। इन बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी छोटी छोटी माइक्रो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। जब इनमें से कोई भी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो 3 किस्म की मूवमेंट हो सकती हैं जो कि डिफरेंट बाउंड्रीज क्रिएट करती हैं। जैसे कि एक प्लेट टकराकर दूसरी प्लेट के नीचे दब जाए तो इसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। इसके अलावा डाइवर्जेंट बाउंड्री जहां पर 2 प्लेट्स एक दूसरे से अलग होकर दरमियान में गैप क्रिएट करती हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जिसमें 2 प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट पैरेलल मूव करती हैं। इस मूवमेंट से रगड़ पैदा होती है। इन तीनों मूवमेंट्स में से कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म वाली बाउंड्रीज जब क्रिएट होती हैं तो सबसे खतरनाक जलजले आते हैं। शायद आप ये ना जानते हो कि हिमालय के जो पहाड़ हैं वो इसी कन्वर्जेंट बाउंड्री के क्रिएट होने की वजह से वजूद में आए थे। म्यांमार की खास बात यह है कि ये कंट्री एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां पर 4 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के बहुत करीब है। यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, सुंडा प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट। अब यहाँ ये ड्रॉ होती है फॉल्ट लाइन, वो क्रैक्स जहां टेक्टोनिक प्लेट्स स्लिप करती हैं और म्यांमार में मौजूद है 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक दरार जिसे कहते हैं सेगाइंग फॉल्ट। इसमें स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट होता है और ऐसे में आते हैं बहुत ही खौफनाक जलजले। ये तो हो गई म्यांमार के जलजले की बात। अब जानते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जो हर वक्त खतरे में घिरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर आते हैं दुनिया के सबसे खौफनाक जलजले। इस मुल्क का नाम है जापान। लेकिन आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर ऐसा ही है तो जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से स्टेबल है? इस पर हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि जापान ही क्यों, आखिर ऐसा क्या है जो जापान को सबसे ज्यादा जलजलों का खतरा रहता है। इस टेक्टोनिक प्लेट्स के नक्शे को दोबारा देखें। ये है वो जगह जहां पर 4 बड़ी प्लेट्स आपस में मिल रही हैं। पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यहाँ पर जापान इन चारों प्लेट्स की बाउंड्री लाइंस पर सिचुएटेड है। यही सबसे बड़ी रीजन है जापान में इतने सारे अर्थक्वेक्स की। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था कि पैसिफिक प्लेट में सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। इसकी बाउंड्री को रिंग ऑफ फायर कहते हैं जो कि एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है, बल्कि इसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप है, सबडक्शन जोन। इस सबडक्शन जोन में सबसे ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक्स आते हैं। होता क्या है कि इस टाइप की कोलिजन में जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इनमें से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसकते हुए मेंटल के अंदर चली जाती है। और जब ऐसा होता है तो इस डायग्राम में नजर आने वाले गहरे खड्डे की तरह समंदर में एक होल बन जाता है इन 2 प्लेट्स की बाउंड्रीज पर, जिसे ट्रेंच कहा जाता है। समंदर में बनी हुई ये ट्रेंचेस अक्सर समंदर के सबसे गहरे हिस्से होते हैं। जमीन
जमीन का जो डीपेस्ट पॉइंट है समंदर के अंदर, मारियाना ट्रेंच, ये भी एक ट्रेंच है जो 10.9 किलोमीटर नीचे तक जाता है। ये 35,760 फीट बनता है तकरीबन। मारियाना ट्रेंच के अंदर चैलेंजर डीप जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है समंदर का। इंटरेस्टिंगली इसी तरह की एक बहुत बड़ी ट्रेंच जापान के बिल्कुल साथ मौजूद है, जिसे जापान ट्रेंच कहा जाता है। इस जगह भी समंदर 8.4 किलोमीटर डीप है। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे मुल्क हैं जो इतने गहरे समंदर के बिल्कुल पास लोकेटेड हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर समंदर की डेप्थ कितनी है। जितना लाइट कलर समंदर की डेप्थ उतनी ही कम, और जहां जहां ज्यादा डार्क कलर है वहां उतना ही ज्यादा गहरा समंदर मौजूद है। जापान की कोस्ट लाइन को अगर देखें, इसके बिल्कुल राइट साइड में एक बहुत बड़ा डार्क एरिया मौजूद है। यही है जापान ट्रेंच। इसी जापान ट्रेंच के बिल्कुल ऊपर से गुजरता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से यहाँ बहुत खतरनाक अर्थक्वेक्स आते हैं। इस जगह पर समंदर जो है वो बहुत ज्यादा गहरा है और एक्टिव वॉल्केनोज भी बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा सुनामी सबसे ज्यादा अगर कहीं पर आते हैं तो वो है जापान, और जापान की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही करीब है इस ट्रेंच के, जिसका मतलब ये है कि सुनामी वेव्स को बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और जापान को वार्निंग के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं मिलता। यही वजह है कि जापान को सबसे ज्यादा खतरा होता है सुनामी वेव्स से। इसी तरह का एक खतरनाक जलजला जापान में 2011 में देखा गया। ये अब तक का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 9.1 था, जो कि तकरीबन 6 मिनट तक चलता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आया खौफनाक सुनामी जिसकी लहरें 30 मीटर तक बुलंद थी और ये जापान के साहिल से 10 किलोमीटर अंदर तक चली गई। 18,000 लोग जिनकी यहाँ डेथ हुई इसकी वजह सिर्फ सुनामी था। इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था जापान का फुकुशिमा दाइची, सुनामी की वजह से इसके बैकअप जनरेटर्स तबाह हो गए और यहाँ होता है न्यूक्लियर मेल्टडाउन। इस पावर प्लांट में चलते 3 न्यूक्लियर रिएक्टर पिघल जाते हैं। अब जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली वो बिल्डिंग में जमा होती गई और बाद में हुए 3 बड़े धमाके। फुकुशिमा के 20 किलोमीटर रेडियस से लोगों को फौरन इवैक्यूएट कर लिया गया था, लेकिन वो अपने घरों में दोबारा नहीं जा सकते क्योंकि वो जगह इनहैबिटेबल हो चुकी है। इस न्यूक्लियर डिजास्टर से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो लोग उस वक्त आसपास मौजूद थे उनमें कैंसर के ज्यादा चांसेस पैदा हो गए। ये चेरनोबिल के बाद अब तक का दूसरा बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर है। अगर आपने मेरी चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने सोवियत यूनियन में हुए इस डिजास्टर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। 2011 के बाद भी काफी सारे जलजले जापान में आ चुके हैं। 2024 में 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा गया। इसकी खास बात यह थी कि 155 से भी ज्यादा छोटे बड़े अर्थक्वेक एक ही दिन में आए, जिससे बहुत सब्सटेंशियल डैमेज हुआ। काफी सारी बिल्डिंग्स जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हजारों की तादाद में ऐसे घर मौजूद थे जिनमें बिजली नहीं थी। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले 2 अप्रैल 2025 को 6.2 मैग्नीट्यूड का एक और अर्थक्वेक जापान में देखा गया है। अभी तक पिछले 40 से 45 सालों में जितने भी अर्थक्वेक्स जापान में आए हैं इनका डेथ टोल बहुत कम है। ये एक नोट करने वाली चीज है, इसे मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर इसी इंटेंसिटी के साथ यही वाले अर्थक्वेक्स किसी और मुल्क में आए होते तो शायद हजारों या लाखों लोगों की जान जा सकती थी। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इतने सारे अर्थक्वेक्स और सुनामीज आने के बाद भी जापान खुद को कैसे सब्सटेंशियल डैमेज से बचाता है? कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए जापान ऐसे खतरनाक डिजास्टर से डील करता है? जापान अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हमेशा से ही डेंजर जोन में रहा है और यही एक मेन रीजन है कि जापान सबसे आगे भी रहा है अर्थक्वेक्स और सुनामीज जैसे खतरनाक डिजास्टर के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। जापान में बनाए जाने वाली बिल्डिंग्स को बहुत स्ट्रिक्ट अर्थक्वेक प्रूफ स्टैंडर्ड मीट करने पड़ते हैं। डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए इनके 3 स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे बेसिक लेवल है ताइशीन स्टैंडर्ड। इसमें रिक्वायरमेंट बताई गई है कि मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए किसी भी बिल्डिंग के पिलर्स की, दीवारों की या बीम्स की। इनको एक सर्टेन स्टैंडर्ड पे रख के बनाया जाता है ताकि जब भी कभी अर्थक्वेक आए और जमीन हिले
तो बिल्डिंग इस शेकिंग जो अर्थक्वेक से हो रही है उसको रेजिस्ट कर पाए। दूसरा है साइशीन स्टैंडर्ड। ये बेसिक लेवल से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि इसे रिकमेंड किया जाता है ऊंची बिल्डिंग्स के लिए। यहाँ पर इन्हें कहा जाता है कि बिल्डिंग्स के नीचे बड़े बड़े रबड़ के डैम्पर्स लगाए जाएं जो जलजले की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। यानी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है इसके नीचे बड़े और मोटे रबड़ के मैट्स लगाए जाएं जो अर्थक्वेक की वाइब्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन तीसरा स्टैंडर्ड इससे भी ज्यादा एडवांस्ड और स्ट्रिक्ट है जिसे कहते हैं मिन्शिन स्टैंडर्ड। इसमें बिल्डिंग को जमीन से तकरीबन समझो अलग ही कर दिया जाता है। लेड, स्टील और रबर से बनी लेयर्स को एक खास तरीके से लगाया जाता है ताकि जब भी अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग जो है वो ग्राउंड के कंपैरिजन में बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मूव करे। यानी अगर ग्राउंड हिल रहा है तो बिल्डिंग स्टेबल रहे। इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए टोक्यो सिटी में बनाया गया स्काई ट्री नाम का ये आइकॉनिक टावर जो पूरे शहर की सबसे ज्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है। 2011 के खौफनाक अर्थक्वेक में भी इस बिल्डिंग को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा सुनामी से बचने के लिए भी जापान ने डिफरेंट अप्रोचेस यूज की हैं, लेकिन अर्थक्वेक सेफ्टी पैरामीटर्स के कंपैरिजन में वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। जैसे कि सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए गए जिसमें काफी सारे दरख्तों को साहिल समंदर के पास लगाया गया ताकि जब सुनामी आए तो उसके इम्पैक्ट को रोका जा सके। इसके अलावा सी डाइक्स बनाई गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से नजर आती हैं। बहुत बड़ी और लंबी पत्थरों से बनी ये डाइक्स, इनको बनाने पर काफी पैसे खर्च होते हैं लेकिन सुनामी का इम्पैक्ट कम करने में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सी वॉल्स बनाई गई, यानी समंदर के पास बहुत मजबूत और ऊंची दीवारें मौजूद हैं। जापान की कोस्ट लाइन जो है वो तकरीबन 18,000 मील लंबी है और इसका अगर देखा जाए तो 40% हिस्सा इन्हीं कंक्रीट की सी वॉल से घिरा हुआ है। लेकिन ये दीवारें बड़े और पावरफुल सुनामी में काम नहीं आती। ऐसा ही कुछ हुआ था 2011 में जब तोहोकु सुनामी आया था। इन दीवारों के होते हुए भी शहर में दाखिल हो गया। इन सारे पैरामीटर्स के अलावा जापान में सुनामी इवैक्यूएशन टावर्स बनाए गए हैं। मतलब ये कि जिन इलाकों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और वहां सुनामी आने का भी ज्यादा खतरा है तो वहां पर बड़े बड़े ऊंचे टावर्स बनाए गए हैं तो इवैक्यूएशन का जो टाइम है वो कम होगा। ऐसे में लोग इन टावर्स पे चढ़ जाएं जिससे वो एक हाई पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और सुनामी से बचे रहेंगे। ऐसी जगहों पर रेगुलर इवैक्यूएशन ड्रिल्स करवाई जाती हैं ताकि जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें पता हो कि सुनामी के सिचुएशन में क्या करना है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज म्यांमार में प्रैक्टिस नहीं की जाती। ना तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स मौजूद हैं और ना ही कोई रेस्क्यू ड्रिल्स की जाती हैं। म्यांमार को जापान की तरह बहुत ज्यादा खतरा तो नहीं है मगर फिर भी टेक्टोनिक प्लेट्स के बिल्कुल ऊपर सिचुएटेड होने की वजह से इस तरह के डिजास्टर्स का कभी भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि लोगों को पहले से रेस्क्यू ड्रिल्स करवाई जाएं। बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए कि शदीद जल्जलों में भी वो कोलैप्स ना करें। इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके काफी हद तक जानी और माली नुकसान से बचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो ऐसी ही काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर पर बनी ये वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि कैसे एक न्यूक्लियर डिजास्टर पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।